हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने जो लेपिडोडेंड्रॉन था उसके हमने दो पार्ट की स्टडी करी थी। एक तो किया था हमने स्टेम और दूसरा हमने रूट किया था। तो स्टेम के लिए हमने लेपिडोडेंड्रॉन और रूट के लिए स्टिग्मेरिया का स्टडी किया था। और जैसे कि आपको पहले बताया था कि लेपिडोडेंड्रॉन का अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर समझना है या इस फॉसिल का समझना है तो हम एक सिंगल स्पीसीज पे सारे पार्ट्स प्लांट के सारे पार्ट्स को डिस्कस नहीं कर सकते। इसलिए आज हम जो लेपिडोडेंड्रॉन के लीफ के बारे में स्टडी करने वाले हैं, उसके लिए आज हमने जो सेलेक्ट किया है वो है लेपिडोफिल्लम। यानी कि लीफ की स्टडी के लिए हमने लेपिडोफिल्लम है उसका हम स्टडी करेंगे। लेपिडोफिल्लम की जब बात करते हैं तो इसके जो लीफ होती है वो लिग्यूल फॉर्म में होती है। ठीक है, इसके अंदर जो लीफ है वो लिग्यूल फॉर्म में होती है। और ये जो लिग्यूल्स होती हैं, ये जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि ये लिग्यूल्स जो होते हैं, जो मेन स्टेम है लेपिडोडेंड्रॉन का, वो ऊपर जाकर डाइकोटोमसली ब्रांच्ड हो जाता है। और उन ब्रांचेस के ऊपर जो उसकी स्मॉल ब्रांचेस होती हैं उसके ऊपर छोटी छोटी लीव्स जो हैं वो वर्ल्स में या फिर स्पाइरली उसके ऊपर अरेंज्ड होती हैं। ठीक है, तो ये जो क्राउन जो पोर्शन बनता है वहाँ पे जो ब्रांचिंग होती है वहाँ पर इसके लीव्स पाई जाती हैं। बाकी जो ओवरऑल जो मेन स्टेम है उस पर भी लीफ इसके होती है, लेकिन वो लीव्स गिर जाती हैं और अपने पीछे एक लीफ स्कार छोड़ देती हैं। अब इसकी लीव्स होती कैसी हैं? इसकी लीव्स जो होती हैं सिंपल होती हैं, लीनियर होती है। और इनकी जो लेंथ होती है लीव्स की वो 1 to 20 सेंटीमीटर होती है। इसके अंदर 1 to 20 सेंटीमीटर लेंथ इसकी पाई जाएगी। इसके अंदर स्टोमेटास भी पाए जाते हैं और स्टोमेटास लीफ के दोनों साइड पे स्टोमेटास प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर वेस्कुलर बंडल पाया जाता है जो कि एक सिंगल वेस्कुलर स्ट्रैंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब जब लीव्स की बात कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो मेन स्टेम है उसके ऊपर लीव्स इसमें पाई जाती हैं, लेकिन ये बाद में गिरती जाती हैं और गिरती जाती हैं तो अपना एक परमानेंट मार्क स्टेम के ऊपर छोड़ देती हैं जिसको लीफ स्कार कहा जाता है। बात करते हैं लीफ स्कार। ये लीफ स्कार कैसा दिखाई देता है? ये लीफ स्कार रोम्बॉइडल शेप का दिखाई देता है। अब इस लीफ स्कार के बारे में बात करते हैं। जो इसका लीफ स्कार है वो इसकी जो कहना चाहिए जो विड्थ है उसकी ब्रेड से कम होती है, यानी कि ब्रेड ज़्यादा है और विड्थ कम है। कहाँ पाया जाता है ये जो मतलब इसका जो शेप कैसा होता है लीफ स्कार का? जो इसका एपिकल पोर्शन होता है लीफ बेस का, वो जो मेन लीफ बेस है उससे डिस्टेंस पे पाया जाता है। ठीक है, ट्रायंगल शेप का ये होता है। और इसके मिड पॉइंट जो इसमें दिखाई देता है उसको मिड पोर इसमें कहा जाता है। जो कि ये जो मिड पोर है इसका ये इसके वेस्कुलर स्ट्रैंड को शो करता है। और जो वेस्कुलर स्ट्रैंड है ये क्या होते हैं? ये कुछ दूर तक एक फ्लैंक ये जो वेस्कुलर स्ट्रैंड्स कुछ दूर तक क्या ये जो वेस्कुलर स्ट्रैंड्स हैं ये एक फ्लैंक्ड स्ट्रक्चर से घिरे हुए रहते हैं कुछ दूर तक। और पेरिकनोज साइड बाई जो पेरिकनोज है वो बनाते हैं। जो कि पेरिकनोज क्या होता है? ये पेरिकनोज एक तरह का एरनकाइमा है। ये टाइप ऑफ एरनकाइमा है जिसको पेरिकनोज कहा जाता है। ये पेरिकनोज जो है कुछ दूर तक तो वेस्कुलर स्ट्रैंड के साथ चलता है, यानी कि जो वेस्कुलर स्ट्रैंड के साथ साथ इसकी ग्रोथ पाई जाती है, लेकिन कुछ लेंथ तक कवर करने के बाद वेस्कुलर स्ट्रैंड को ये फिर मेसोफिल टिश्यूज़ को जॉइन कर लेता है। तो एक बार इसके स्ट्रक्चर मैं आपको इसमें दिखाती हूँ लीफ स्कार कैसा होता है। ये देखिए, जो इसमें ये जो दिखाई दे रहा है ये इसका लीफ स्कार है जो कि इसने परमानेंट अपने मार्क उसके ऊपर छोड़े हुए हैं। तो आपको दिख रहा है कि ये जो लीफ स्कार्स हैं ये रोम्बोइडल शेप के हैं और इनकी विड्थ जो है वो इनकी ब्रेथ से कम होती है। अब बात करते हैं कि इसमें मिड पोर और जो इसकी स्ट्रक्चर है ये है इसकी मिड पोर पाया जाता है। और इसके यहाँ मिड पोर आपको दिखाई दे रहा है और साथ में इसके पेरिकनोज लेयर है जो इसको कवर करके रखती है। ठीक है, और सेंटर में आपको दिख रहा होगा इसके वेस्कुलर बंडल या इसमें वेस्कुलर स्ट्रैंड दिखाई देता है।
सो अभी हमने ये जो इसका स्ट्रक्चर देखा है, तो इसके बारे में एक दो पॉइंट्स अब बता देती हूँ मैं आपको कि जो इसका मेन जो था कि इसमें जो वेस्कुलर स्ट्रैंड होता है वो मिड पोर द्वारा रिप्रेजेंट होता है, और मिड पोर जो होता है वो इसके बेस के मिड पॉइंट पे मौजूद होता है। इसे जो ये जो पोर होता है ये एक जो इसका स्ट्रैंड है ये एक पेरिकनोज लेयर से कवर्ड रहते हैं, और ये पेरिकनोज लेयर वेस्कुलर स्ट्रैंड के साथ कुछ दूर तक तो चलती है, लेकिन उसके बाद में ये वेस्कुलर स्ट्रैंड से अलग हो जाती है। और किसको ज्वाइन करती है ये उसके बाद ये वेस्कुलर स्ट्रैंड से अलग होके जो इसका मेसोफिल टिश्यू है उसके साथ में ये ज्वाइन हो जाती है। ठीक है। और जो 2 डॉट्स इसके अंदर दिख रहे थे वो जो 2 डॉट्स है वो इसके पैरिक नोज को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाया था कि इसके 2 डॉट्स हैं वो पैरिक नोज को शो करते हैं। और ये जो 2 डॉट्स हैं ये जो पैरिक नोज के साथ में अटैच्ड होते हैं ये लाइक ये एयर टिश्यूज़ कहलाते हैं, और इनके थ्रू जो होती है एयर पास होके जाती है लीव्स में, और वहाँ से कॉर्टेक्स से होती हुई फिर ये स्टेम के अंदर एयर पहुँच जाती है। तो ये लीफ स्कार के बारे में हमने काफ़ी कुछ इसमें पढ़ लिया था। अब जो दूसरा इसका पॉइंट है इसका लीफ स्कार का थोड़ा दूर पे जो इसके प्रेजेंट होता है जिसको हम लिग्यूल पिट कहते हैं, और जो 2 लेटरल एंगल्स पे जो ओरिजिनेट होते हैं लीफ स्कार्स ये जो होते हैं, एक ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने बात करी थी, ये है इसका जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है ये लिग्यूल पिट है इसका, और लिग्यूल पिट और इसको जो एक इसके लेयर जनरेट हो रही है लिग्यूल पिट के बाद में ये क्या करती है अपर और लोअर जो लीफ स्कार होती है वो उसको सेपरेट करने का काम करती है। तो ये हमने इसके बारे में पढ़ा था। ये देखिए ये लिग्यूल पिट है, ये इसका वेस्कुलर स्ट्रैंड है बीच में, और ये साइड पे इसके पैरिकनोज जो 2 पोर के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो होपफुली ये आपको डायग्राम से बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। तो लीफ स्कार के बारे में भी पढ़ लिया, और इनके थ्रू एयर पहुंचती है ये भी पढ़ लिया, और साथ में हमने देखा कि एक लेयर ओरिजिनेट हो रही है जो कि अपर एंड लोअर लीफ स्कार को एक दूसरे से सेपरेट करती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो जैसे कि बाकी लीव्स के बारे में हम बात करते हैं तो हम इसका लीफ लिग्यूल का या लीफ का हम टीएस लेते हैं, और टीएस जो होता है इसका जो होता है नॉर्मल एक लीफ की तरह से दिखाई देता है, और इसके जो लोअर सरफेस होता है उस पर 2 लॉन्जिट्यूडिनल ग्रूव्स इसके अंदर पाए जाते हैं, और इसमें स्टोमेटास पाए जाते हैं। बात करते हैं इसके लेयर की, जैसे बाकी हम बात करते हैं इसमें है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या कहती है, ये जो एपिडर्मिस है इसकी सेल्स जो होती हैं ये एक अरेंज जो सेल्स होती हैं एक सिंगल लेयर में अरेंज होती हैं एपिडर्मिस की, जैसे कि बाकी लीव्स में होता है इसकी जो एपिडर्मिस होती है सिंगल लेयर में अरेंज होती है, और एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटास पाए जाते हैं, और ये स्टोमेटास दोनों लेयर पे पाए जाते हैं। एपिडर्मिस के बाद की लेयर आती है इसमें हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो होती है ये 6 से 8 लेयर्स की बनी होती है। इसके अंदर जो हाइपोडर्मिस है इसके अंदर जहाँ पे स्टोमेटास पाए जाएंगे वहाँ पर ये हाइपोडर्मिस एब्सेंट होती है। साथ ही हाइपोडर्मिस की सेल्स जो होती हैं वो कोलेनकाइमेटस होती हैं, कोलेनकाइमा की बनी हुई होती हैं। स्ट्रेंथ देती हैं, थोड़ा मजबूत होती हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती हैं ये, ठीक है, मैकेनिकल श्योर हाँ। तो इसके बाद आता है इसमें मेसोफिल टिश्यूज़। मेसोफिल टिश्यूज़ अगेन 2 टाइप के होते हैं जिसके अंदर एक तो ऐसी सेल्स पाई जाती हैं जो कि लूजली अरेंज्ड होती हैं, लूजली इन द सेंस कि इनके अंदर एयर स्पेस बहुत ज़्यादा पाया जाता है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं और पिगमेंटेड होती हैं। साथ ही एक दूसरी लेयर पाई जाती है जिसमें कि जो सेल्स होती हैं वो क्लोजली अरेंज्ड होती हैं और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, जिसको हम पैलिसेड टिश्यूज़ कहते हैं। अब बात आती है कि मेसोफिल टिश्यूज़ के बाद बात आती है इसमें स्टील पाया जाता है। स्टील क्या है,
स्टील जो होता है इसके अंदर, वो स्टील जैसे हमने पढ़ा था कि सिंगल वेस्कुलर स्ट्रैंड पाया जाता है जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल पाया जाता है। वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों ही पाए जाते हैं, लेकिन जो जाइलम होता है उसके अंदर थिकनिंग पाई जाती है, बिकॉज दे आर लॉन्ग सर्वाइविंग, तो इसके अंदर थिकनिंग पाई जाती है, सॉरी। और जो जो थिकनिंग होती है वो स्पाइरल शेप की इसमें थिकनिंग इसके अंदर पाई जाती है। तो ये सारा हमने इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी किया, एंड होपफुली आपको ये काफ़ी कुछ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। प्लीज़ आप, अगर आपकी जो प्रॉब्लम है, एक बार आप इसमें कमेंट ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि जो कमी है वो हमें पता चले। थैंक यू।